हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हमने सीक्वेंस पढ़ा, सीरीज पढ़ा। उसमें जनरल टर्म की मदद से हम कोई भी टर्म कैसे निकाल सकते हैं, इस पर हमने डिस्कशन किया और कुछ एग्जांपल भी देखे। लास्ट क्लास में हमने फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में भी जाना था। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? ये बेसिकली एक सीक्वेंस ही है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बट इसमें क्या होता है कि एक टर्म होता है जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे इस सीक्वेंस में। उसके बाद बाकी के जितने भी टर्म हैं ना, वो इसके पिछले टर्म में एक कांस्टेंट ऐड करने से मिलेगा और हमेशा वही कांस्टेंट ऐड होगा। जैसे कि a1 एक टर्म है, इसमें एक कांस्टेंट ऐड करने पर आपको a2 मिलेगा। फिर सेम कांस्टेंट को अगर a2 में ऐड करें तो आपको a3 मिलेगा। फिर सेम कांस्टेंट को a3 में ऐड करें तो आपको a4 मिलेगा। ठीक है, तो अब एक ही कांस्टेंट ऐड करते करते हमें नए नए टर्म मिलते हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? an+1 इक्वल टू an+d। यहाँ पर an क्या है हमारा? nth टर्म, और an+1 है हमारा n+1th टर्म। तो nth टर्म में d ऐड किया तो n+1th टर्म आया। अब आप इसमें n इक्वल टू अलग अलग वैल्यू रख लीजिए। अगर n इक्वल टू 1 आप रखते हैं देन ये क्या हो जाएगा? a2 इक्वल टू a1+d। n इक्वल टू 2 रखते हैं तो a3 इक्वल टू a2+d, a4 इक्वल टू a3+d। तो इस तरीके से ये जनरेट होता है। ठीक है, a1 को यहाँ पर फर्स्ट टर्म बोला गया है एंड द कांस्टेंट टर्म d जो कि थ्रू आउट ऐड हो रहा है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। अब हम जानेंगे इसका जनरल टर्म क्या होता है। जनरल टर्म हम इसका कैसे निकालेंगे? सो a1, a2, a3, an एंड सो ऑन, ये नोटेशन है। ठीक है, ये क्या है? नोटेशन है। a1 फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहा है, a2 सेकेंड, a3 थर्ड, an nth टर्म को। अगर हम फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं a, ठीक है, फर्स्ट टर्म को a मान लेते हैं, तो जो दूसरा वाला टर्म है बाय डेफिनेशन कैसे वो निकलेगा? क्या कहता है p का डेफिनेशन? हर एक टर्म अपने पिछले टर्म में एक कांस्टेंट ऐड करने से मिलता है। तो a1 को हमने a मान लिया और इससे पहले कोई दूसरा टर्म है नहीं, तो ये पहला टर्म है। दूसरा टर्म कैसे निकलेगा? इस a1 में, यानी कि फर्स्ट टर्म में कोई कांस्टेंट ऐड हो जाए, वो कांस्टेंट क्या होगा? d होगा। सो a2 इक्वल टू क्या होगा? a+d। देन इस a+d में वापस अगर हम कांस्टेंट को ऐड कर दें a+d+d तो क्या बनेगा? a+2d। सो लेट a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a1+d दैट इज a+d। a3 इक्वल टू क्या होगा? a2+d, और a2 निकाल चुके हैं, a+d और +d फिर ऐड करेंगे तो a+2d। उसी तरीके से a4 इक्वल टू क्या होगा? a3+d, a3 निकाला हमने, a+2d एंड +d, दिस इक्वल टू a+3d। तो अब नोटिस करेंगे एक चीज़, a1 इक्वल टू a माना हमने, a2 इक्वल टू क्या आया? a+d आया। जब यहाँ पर 2 है सफिक्स में, d का कोफिशिएंट 1 है। जब यहाँ 3 है तो a+2d यानी कि 2 हो गया। जब यहाँ 3 तो यहाँ 2। a4 के लिए देखेंगे a+3d, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है। तो उसी तरीके से an इक्वल टू a+n-d। nth टर्म कैसे निकल रहा है?
ए प्लस एन माइनस वन, जितना यहाँ पर सफिक्स में रहेगा उससे एक कम करके डी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये एनएच टर्म का फॉर्मूला हो गया। अब इस एनएच टर्म की मदद से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। एन इक्वल टू एक वैल्यू रखेंगे, एन इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो आपको मिलता है फर्स्ट टर्म, 2 रखते हैं तो सेकेंड टर्म, 3 में थर्ड टर्म। अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी हैं, उसको जान लेते हैं। पहला नंबर, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर एक टर्म में, इस सीक्वेंस के हर एक टर्म में आप एक कांस्टेंट ऐड करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होता है। इफ़ ए कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। मान लेते हैं एक एपी ले लेते हैं, 3, 5, 7, 9, 11। ये क्या है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। सी डी इक्वल टू 2 है। अब इसमें कोई कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? मान लेते हैं कि 2 ऐड करते हैं सब में, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म में अगर 2 ऐड करें तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 11, ये 30। अब ये जो नया सीक्वेंस आया, क्या ये एपी में है? एपी में होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इनके बीच एक कॉमन डिफरेंस होना पड़ेगा। सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, 13 माइनस 11 इक्वल टू 2, 11 माइनस 9 इक्वल टू 2, 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 एंड 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। सेम प्रॉपर्टी, सेम टाइप का एक है। इफ़ ए कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। तो यहाँ पर हम सीक्वेंस के हर एक टर्म में एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर रहे थे, तो जो रिजल्ट आ रहा था वो वापस एपी में था। अब क्या कह रहा है कि ये कांस्टेंट टर्म हर एक टर्म से घटाया गया है। ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म को किसी सीक्वेंस के हर एक टर्म में घटाया गया है, तो जो रिजल्ट में नया सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी में होगा, ये प्रॉपर्टी कह रहा है। तो यहीं पर देख लीजिए, 3, 5, 7, 9, 11 है। इसमें क्या कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दें? क्या करें? 3 ही कर लेते हैं। 3 हम फिक्स कर लेते हैं, उसी को सब में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 में जब 3 को करेंगे तो 0, 5 में 3 को करेंगे तो क्या होगा? 2, 7 में 3 को करेंगे तो 4, 9 में 3 को कम करेंगे तो 6। ऐसे करते हुए ये आगे बढ़ेगा और जो नया सीक्वेंस बन रहा है उसको आप चेक करेंगे तो वो भी एक क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अगर किसी एपी के हर एक टर्म को हम मल्टीप्लाई कर दें किसी कांस्टेंट टर्म से, तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो फिर से एपी में होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ़ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट टर्म देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। चेक कर लेते हैं इसे। मान लेते हैं कि हमारा एपी क्या है? 2, 5, 8, 11, फिर 3 इसमें करेंगे तो 14। ठीक है, ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस डी क्या है? 3 है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक नंबर से। किससे कर दें? 3 से कर देते हैं। तो रिजल्ट में क्या आएगा? 6, 15, 33, इस तरीके से टर्म आएंगे। तो अब इसका कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। 15, 6 का कॉमन डिफरेंस कितना होगा?
9, इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9। तो हमने AP लिया था ये, जिसका कॉमन डिफरेंस 3 था। फिर हमने इस AP में इसके हर एक टर्म में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, चेंज हो गया, पूरा AP ही बदल गया। तो 9 9 9। अब अगर आप गौर करते हैं तो इसका कॉमन डिफरेंस 3 था और आ रहा है 9, यानी कि यहाँ जो हमने मल्टीप्लाई किया उससे ये फ़र्क पड़ा। तो जो नया AP है उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, उसमें भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसा कि टर्म में हम मल्टीप्लाई करते हैं। फिर लास्ट है इसका प्रॉपर्टी का, इफ़ ईच टर्म ऑफ एन AP इज डिवाइडेड बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन AP। तो कुछ नहीं, ये वैसा ही जैसा पिछला वाला, जैसे इसमें मल्टीप्लाई किया हम हर एक टर्म में। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि जो टर्म है उसमें हर एक टर्म में आप डिवाइड करेंगे एक इंटीजर से, ठीक है। तो जो नया सीरीज बनेगा, नया सीक्वेंस बनेगा, वो भी एक AP होगा। कुछ नोटेशन जान लेते हैं, थ्रू आउट द चैप्टर ये काम आने वाले हैं। हम फर्स्ट टर्म को A बोलेंगे, लास्ट टर्म को L, कॉमन डिफरेंस को D, N मतलब नंबर ऑफ टर्म, और SN सम ऑफ N नंबर, ठीक है। सो अगर फर्स्ट टर्म A है तो सेकेंड टर्म क्या होगा, A+D होगा, D कॉमन डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म में जो कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे उससे सेकेंड टर्म आता है। फिर इसमें D ऐड कर देंगे तो थर्ड टर्म आता है, इसमें D ऐड कर देंगे तो फोर्थ टर्म। ऐसे करते करते nth टर्म क्या होगा, n-1 टाइम्स D को ऐड करेंगे A में। सो अगर nth टर्म को ही हम लास्ट टर्म माने, ठीक है, यानी कि जो लास्ट टर्म आएगा किसी सीक्वेंस का उसी को ही हम मान लें नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग वो nth टर्म, तो उसको हम L से डिनोट करेंगे, यानी कि L इक्वल टू हो जाएगा A+n-1 इंटू D। अब सम टू n टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, कोई सीक्वेंस दिया गया है उसमें नंबर ऑफ टर्म n है, तो n तक के टर्म का जो सम होगा वो ऐसे दिया जाएगा, SN इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, या फिर SN इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L। ये कैसे आया, देखिए यहीं से आया, n/2, A को अलग कर दीजिए, A प्लस n-1 इंटू D। सो n/2, A को ऐसे रहने देते हैं, A प्लस n-1 इंटू D, ये लास्ट टर्म है। nth टर्म बोलिए, ये लास्ट टर्म बोलिए, तो हम लास्ट टर्म को ही लास्ट टर्म बोल रहे हैं, nth टर्म को ही हम लास्ट टर्म बोल रहे हैं। तो इसे L से डिनोट करते हैं, तो इसकी जगह पर हम क्या रख दिए, L रख दिए। तो सम ऑफ n नंबर्स क्या हो जाएंगे, n टर्म्स का जो सम होगा वो n/2 इंटू A प्लस L होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, किसी AP में mth टर्म जो है वो n दिया गया है और nth टर्म m दिया गया है, और m और n दोनों ही बराबर नहीं है, तो pth टर्म क्या होगा। सो mth टर्म है n, मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म A है, लेट फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस D है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन mth टर्म की बात कर रहा है, यानी कि AM इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस m-1 इंटू D, और ये जो mth टर्म है वो n के बराबर है, यानी कि n बराबर A प्लस m-1 इंटू D, इक्वेशन 1।
इसके बाद nth टर्म क्या है, m के बराबर है। सो an बराबर क्या है, m, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वेशन 2। सो यहाँ से हम a और d का वैल्यू निकाल करके फिर pth टर्म निकालेंगे। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को हम माइनस करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सो m माइनस n इक्वल टू n माइनस 1 माइनस m प्लस 1 इंटू डी, ए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। सो m माइनस n बराबर आया, यहाँ पे फिर 1 और 1 में से कैंसिल होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो m माइनस n इंटू डी। सो d बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। d का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, a निकालेंगे। किसी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 n बराबर a प्लस m माइनस 1 और d का वैल्यू -1। तो a बराबर क्या हो जाएगा, n प्लस m माइनस 1, ये a निकल के आ गया। अब हम pth टर्म निकाल सकते हैं। a का वैल्यू पता चल गया और d का वैल्यू पता चल गया, तो pth टर्म निकाल सकते हैं। pth टर्म क्या होगा, AP बराबर a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। जैसे an बराबर होता है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी nth टर्म के लिए, उसी तरह pth टर्म के लिए ये हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है, n प्लस m माइनस 1 प्लस p माइनस 1, d का वैल्यू -1, n प्लस m माइनस 1 प्लस, अच्छा माइनस है तो उससे मल्टीप्लाई होकर के माइनस p प्लस 1, ये कैंसिल, तो AP बराबर आ गया m प्लस n माइनस p, ये pth टर्म। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज mp प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 इंटू q, वेयर p and q आर कॉन्स्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। लेट, हम मान लेते हैं, लेट a बी द फर्स्ट टर्म, and d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो सम ऑफ n टर्म क्या हो जाएगा, वी हैव Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn दिया गया है np प्लस 1/2 इंटू n माइनस 1 इंटू q इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, np प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 इंटू q, n/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 कैंसिल हो जाएगा, na प्लस ये n इंटू n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2। अगर इसे कंपेयर करेंगे आप दोनों तरफ तो आप देखेंगे क्या आ रहा है, ऑन कंपेयरिंग एन ए इक्वल टू एन पी, एन अपनी जगह पर, ए और पी बराबर आ जाएगा, ए इक्वल टू पी। नेक्स्ट इनका और इनका कंपैरिजन करेंगे तो 1/2 दोनों तरफ है, n इंटू n माइनस 1 n इंटू n माइनस 1,
सो डी इक्वल टू क्यू, ए इक्वल टू पी आ गया, डी इक्वल टू क्यू आ गया। सो हमें कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। हमने दोनों ही चीज़ निकाल दिया, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।